जब हम अंक गणित सीखना शुरू करते हैं तो पहला, दूसरा या तीसरे चैप्टर में ही हम औसत सीखते हैं। तो औसत के बारे में मोटा मोटी सबको पता होता है, लेकिन औसत के बड़े बड़े सवाल को करने में हम खतरनाक कुछ ट्रिक्स की इस्तेमाल करेंगे, जिससे बहुत ही छोटे में हम सवालों को करेंगे। और हर जगह मैंने कोशिश किया है कि दो तरह से सवालों को हल करूं, कि जिससे जो तरीका आपको पसंद आए, जो ट्रिक्स आपको पसंद आए, उसे आप अपना सकें। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल जो है आपके सामने ये है, सप्ताह के पहले 4 दिनों का औसत तापमान 39 डिग्री सेंटीग्रेड था और पूरे सप्ताह का औसत तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड था। तो सप्ताह के अंतिम 3 दिनों का औसत तापमान कितना सेंटीग्रेड था? तो बोलता है जैसे अगर मैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार 4 दिन बोला है, इसका 39 डिग्री था, पूरा सप्ताह 40 डिग्री था, तो 4 दिन में था, पूरा सप्ताह वो भी दे दिया, और आखिरी 3 दिनों का पूछा हुआ है, मतलब शुक्र, शनि और रविवार का कितना औसत तापमान था, ये पूछा हुआ है। तो चलिए हम इसको करेंगे। तो कैसे करेंगे? पहले है कि 7 दिनों का टेम्परेचर क्या होगा। तो एक दिन का 40 डिग्री था, 7 दिन का 7 गुने 40 होगा, ठीक है ना। तो हमने 40 लिखा, गुना लिखा, 7 लिखा। तो ये क्या हुआ, एक सप्ताह का टेम्परेचर, पूरे 7 दिनों का टेम्परेचर हुआ। इससे हम घटा देते हैं 4 दिनों का टेम्परेचर, जो 39 डिग्री था, गुना 4। तो इस तरह से हमें जो मिल गया, देखिए हमने 7 दिन के टेम्परेचर से, कुल टेम्परेचर से 4 दिन की कुल टेम्परेचर को घटा दिया, और चूंकि औसत मान बोला हुआ है इसलिए डिवाइडेड किया और 3 से डिवाइड कर दिया। तो मतलब जो अभी टेम्परेचर निकलेगा वो औसत तापमान होगा। ये बराबर 40 को 4 से गुना करते, 4 सता 28, 280, 39 को 4 से गुना करते 156/3, बराबर है 280 से 156 घटाते हैं तो 124/3, बराबर जो है वो है 41.3। ये इसका उत्तर होता है। देखो ये एक तरीका है, इसमें गुना, बड़ा गुना थोड़ा सा ज्यादा करना होता है। दूसरा भी एक तरीका है, इसके लिए एक लाइन हमने खींच दिया पहले। अब दूसरे तरीके पे आते हैं। जैसे 4 दिन इसका टेम्परेचर 39 डिग्री है, हमने 4 दिन लिखा। फिर बोला कि 3 दिन, ये लिखते नहीं है समझाने के लिए। आप भी 4 दिन नहीं लिखोगे, 3 दिन नहीं लिखोगे, तो समझाने के लिए, क्या इतना तो दिमाग में रहता ही है। और 7 दिन, 4 दिन का, 3 दिन का पूछा है, 4 दिन का दिया है, 7 दिन का दिया हुआ है, 7 दिन का 40 है, ठीक है। ये थोड़ा सा गलती हुआ है, 40 दिन नहीं था, 40 था, यहां पे ये दिन आ गया है, तो इसे काट देते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब देखो, 4 दिन 39 था, ठीक है ना। 4 दिन का औसत तापमान 39 है और 7 दिन का 40 है। तो मतलब क्या है, ये 39, ये बाद का 3 दिन जो है, ये 39 से ज्यादा होगा, तभी तो 39 से बढ़ के ये 40 हुआ है। ये तो हमें समझ में आ रहा है। तो नेचुरली ये 39 प्लस होगा। 39 प्लस कितना होगा, 39 से 40 कितना बढ़ा भैया, 1 बढ़ा है। तो देखो हमने 1 लिख दिया। ये 1 डिग्री करके कितना दिन, 3 दिन के लिए बढ़ा है, 3 दिन के लिए बढ़ा है। तो हमने गुना 3 कर, 7 दिन का बढ़ा हुआ है, ओ ये 40 का है ना। 1 डिग्री करके कितना दिन के लिए है, 7 दिन के लिए है। तो हमने गुना 7 किया
और जो है बटे, ठीक है, कितने दिन के लिए? 3 दिन के लिए है, क्या कि ये 3 दिन का औसत निकालना है। देखो यहां भी बटे 3 ही किया था भैया, बस इसको छोटे में हम कर रहे हैं। ये 1 डिग्री करके 7 डिग्री का बढ़ा है और इसका औसत निकालना है तो 3 से भागा देना है, ठीक है। अब देखो 3 से भागा दोगे तो क्या होगा? 3 दूनी 6, ठीक है ना, 1 बच गया, 2.1/3 होगा। अब 2.1/3 मतलब 2 का तो 2, 1/3 क्या होता है? 0.3 होता है। तो नेचुरली ये आपका 2.1/3 बराबर 1। अरे यार, ये 2.3 होगा, 2.3 होगा, क्या कि 2 का तो 2 हुआ, 1/3 का 0.3 होता है। तो ये 39 प्लस 2.3 बराबर 41.3 इसका भी उत्तर हुआ। तो यहां भी 41.3 है, यहां भी 41.3 है। हमने 2 तरीके से गणित को किया। इसे इसलिए किया कि आपको जो भी सही लगे आप उसे करें। चलिए आगे के एक सवाल को आते हैं। बोला गया है आशुतोष ने 30 किलोग्राम चावल 10 रुपए प्रति किलोग्राम के दर से और 35 किलोग्राम चावल आपका जो है 11 रुपए प्रति किलोग्राम के दर से खरीदा और उसने दोनों चावल को आपस में मिला दिया। आपस में मिला देने के बाद अब बोलता है कि पता करें आशुतोष को चावल किस दर पर बेचना चाहिए कि इस सौदे में उसे 30% की लाभ हो। तो मतलब 2 तरह का चावल खरीदा है, 2 रेट में चावल खरीदा है, दोनों चावल को मिला देता है और पूछता है कि किस रेट में बेचेगा कि उसे 30% का लाभ हो। अब देखिए इस सवाल को जब हम करने चलते हैं उसके पहले कुछ बातों को आपको हम बताना चाहते हैं, प्लीज जरा ध्यान से सुनेंगे। मैं बोलता हूं कि मेरे साथ पढ़ें, हर टीचर बोलता है मेरे साथ पढ़ें, लेकिन मैं जो बोलता हूं कि आप अगर मेरे साथ पढ़ेंगे, एक अलग व्यवस्था की बात कर रहा हूं जहां केवल आप मेरे साथ पढ़ेंगे, 20 जन के भीड़ में आप खो नहीं जाएंगे। और ये कोर्स है कंप्लीट कोर्स, ये कोर्स 3000 की है, कीमती है, सस्ता नहीं है। और इसके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है, मुझसे संपर्क आप साध सकते हैं और थोड़ी सी बातों को आप जान लेते हैं तो अच्छा होता है। सबसे पहला है, अगर आपको सरलीकरण नहीं आता है, मतलब देखिए किसी गणित को करने के कैलकुलेशन का मतलब ही होता है सरलीकरण। तो हम आपको सरलीकरण कम से कम 300 सरलीकरण करना सिखाते हैं, हाथ पकड़ के सिखाते हैं, जिससे आप सरलीकरण कैलकुलेशन करना सीख जाते हैं। और जानिएगा कि ये किसी भी जो है सरलीकरण जो है वीडियो देख के नहीं हो सकता है। फिर है सवाल को देखकर, किसी सवाल को पढ़कर जो समझ में नहीं आता है करना क्या है, उस सवाल को पढ़कर सवाल से कैलकुलेशन में कैसे चेंज किया जाता है ये सिखाया जाता है। ये कम से कम 150 सिखाया जाता है। और ये दोनों जब सिखाया जाता है, केवल हम होते हैं और आप होते हैं और कोई नहीं होता है। केवल हम होते हैं और आप होते हैं और कोई नहीं होता है। और ये व्यवस्था जो है, ये व्यवस्था आपको खुद से गणित करना सिखाता है। उसके बाद तो बहुत ही आसान है कि आप जानते हैं कि जो गणित में, अंक गणित में 18 चैप्टर होता है, उस 18 चैप्टर के हर सवाल को कीजिए और साथ में मॉक टेस्ट दीजिए और अपने टारगेट एग्जाम, जो भी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं उसे कीजिए। वक्त को बर्बाद मत कर कीजिए।
एक चीज जान लेंगे, सिंप्लीफिकेशन खुद से करने के लिए आपको कोई मार्गदर्शक चाहिए, टीचर चाहिए, जो आपका हाथ जब रुक जाता है गणित करने में, सरलीकरण करने में, तो आपको सहायता करे। वीडियो सफिशिएंट नहीं होता है। सवाल देखकर जब आपको समझ में नहीं आता है कि करना क्या है, वीडियो देखते हैं तो समझ जाते हैं, लेकिन खुद से करने चाहते हैं तो हो नहीं पाता है। तो जानिएगा कि वीडियो देख के आप सीख नहीं सकते हैं, न कि 20 लड़कों के भीड़ के अंदर में सीख सकते हैं। ये एक ऐसी अवस्था है जिस अवस्था में केवल कोई गुरु आपके लिए होना चाहिए, जो आपको समझाकर सिखा सकता है। उस वक्त में दूसरा कोई नहीं होना चाहिए, भले वो ऑनलाइन हो रहा है, तभी सीखा जा सकता है। उसके बाद ये 18 चैप्टर देखने के, वीडियो देख के बड़े आराम से सीख सकते हैं। ये टारगेटेड एग्जाम का भी आप बड़े आराम से सीख सकते हैं। ये सीख सकते हैं। ये सीखने के लिए आपको बंदे चाहिए, ये आपको समझना होगा। ये बेसिक प्रॉब्लम है। नहीं तो घूमते रहिएगा डगर पे डगर, इस जगह से दूसरी जगह। 4 साल भी कोशिश करके देख लेंगे तो देखेंगे कि गणित नहीं सीख पाए हैं। बेसिक वहीं पे प्रॉब्लम है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी का सवाल जो है, दूसरा सवाल पे खड़े होते हैं। वही सवाल है जो आशुतोष ने 30 किलोग्राम चावल 10 रुपए प्रति किलोग्राम की दर पर खरीदा और 35 किलोग्राम चावल 11 रुपए प्रति किलोग्राम की दर पर खरीदा। उसने दोनों चावल को आपस में मिला दिया, ठीक है ना। तो देखो भैया, 30 किलोग्राम चावल लिया था, 10 रुपए करके उसका पर किलोग्राम खरीदा था, प्लस 35 किलोग्राम चावल था, उसे भी 11 रुपए करके खरीदा था। तो ये पूरा चावल खरीदा और मिला दिया, ठीक है ना। 30 किलोग्राम 10 करके प्लस 35 किलोग्राम 11 करके मिला दिया, इसलिए हमने प्लस मार दिया। अब बोलता है कितना किलोग्राम हुआ, हमको तो दर निकालना है। तो 30 और 35 65 किलोग्राम हुआ, तो हम 30 किलोग्राम प्लस 35 किलोग्राम लिखे। देखिए, हम एक एक करके तोड़ करके लिख रहे हैं कि जो आपको समझ में आवे। अब इधर ब्रैकेट मारा, इधर ब्रैकेट मारा। अब बोलता है ये तो खरीद भाव हो गया, ये खरीद भाव हो गया, लेकिन 30% लाभ पर बेचेगा। मतलब इसके ऊपर 100 रुपए का माल खरीदेगा तो 130 में बेचेगा। तो इसके लिए गुना 130%, मतलब गुना 130/100। आप समझ गए? मतलब 100 रुपया होगा तो 130 में बेचेगा। 30% बोला है तो इसलिए बटे 100 करना होगा। ये आपका क्या हो गया? ये आपका एक समीकरण हो गया, क्या कहते हैं, आपका एक सरलीकरण हो गया। अब इसको तोड़िए, 30 को 10 से गुणा कीजिए, 300 हो गया, और 35 को 11 से गुणा किए 385 हुआ, बटे आपका 65 हुआ, गुना 130/100 हुआ, ठीक है ना। 130/100 मतलब 1.3 हो गया, दशमलव में कर दिया। बराबर जो है आपका, जब इसको जोड़े तो 685/65, इसको भागा दिए तो 10.5 हो गया। अब 10.5 गुना 1.3 बराबर हुआ 13 रुपया 70 पैसा। तो जवाब आपका 13 रुपया 70 पैसा प्रति किलोग्राम हुआ। तो देखिए, यहां पर भी एक सरलीकरण आया है। बार बार इसी बात को मैं चर्चा कर रहा हूं। आपको गणित में दो चीज, इस सवाल से सरलीकरण में उतारना, ये आपको समझ में नहीं आता है तो वीडियो देख के करना मुश्किल है। और अगर आप सरलीकरण को सॉल्व करना अभी भी मुश्किल हो लगता है तो भी आपको मुश्किल है। ये दोनों चीज सीखना जरूरी है। तो चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, रहमान अपनी आय का 75% खर्च करता है, मगर अगले माह से वो अपने खर्च में
10% की वृद्धि करने का सोच लेता है कि मेरा 75% खर्च है भैया, उसमें हम 10% खर्चा बढ़ा देंगे, क्योंकि उसे पता चला है कि अगले महीने से उसका जो है इनकम बढ़ेगा, उसको ज्यादा पैसा वेतन मिलेगा, जिससे अभी जो बचत कर रहा है उस बचत में भी 50% की वृद्धि हो जाएगी। तो पूछता है कि बताइए भैया, रहमान का आय में कितना प्रतिशत इजाफा होने वाला है, कितना प्रतिशत बढ़ेगा रहमान की आय। तो देखो 75% खर्च करता है, तो हमने लिखा 75% खर्च करता है। अगर 75 100 रुपया का आय है, 75 रुपया खर्च कर रहा है, तो 25 रुपया का बचत कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ बराबर उसका आय जो है 100% है। तो मतलब 75% का मतलब का निकला, 75% खर्च करता है तो मतलब है कि 25% उसका बचत होगा, तभी तो 100% आय होगा। अब बोलता है कि हम पकड़ लेते हैं कि वो 300 रुपया खर्च करता है, तो अगर वो 300 रुपया खर्च करेगा तो 100 रुपया बचत करेगा, और मतलब है कि 400 रुपया आय होगा। देखिए ये जो हमने लिया है ना, ये हम एक अनुमान किए हैं, क्या कि देखो यहां पर कोई पैसा नहीं दिया है, प्रतिशत में पूछा है, यहां भी जवाब प्रतिशत में है। प्रतिशत में है तो प्रतिशत के अनुरूप कोई संख्या लिया जा सकता है, इस बात को जान ले। अब 75% बराबर 300 रुपया का खर्च है, और 300 रुपया का खर्च है, 75 का 1/3 क्या होगा, 25%। तो 300 रुपये का 1/3 क्या होगा, 100 रुपया बचत। तो खर्च 300 रुपया, बचत 100 रुपया, तो आय कितना होगा, 400 रुपया। 400 रुपये आय होगा तब भी ना 300 खर्च करेगा और 100 रुपया बचाएगा। अब क्या बोलता है, बोलता है कि खर्च में 10% वृद्धि करेगा, ठीक है ना, बचत में 50% वृद्धि करेगा। तो अब 10% खर्च में वृद्धि करेगा, 300 का 10% मतलब 30 रुपया खर्च में वृद्धि करेगा। 50% करेगा बचत में, मतलब 100 रुपया का बचत है, उसमें 50% वृद्धि होगा तो 50 रुपए का वृद्धि होगा। तो आय में देखा गया 30 रुपया का खर्चा बढ़ेगा, 50 रुपए का बचत बढ़ेगा, मतलब 80 रुपया का वृद्धि होगा। अब देखो 80 रुपया का कितना इजाफा होगा, 80 रुपया अभी ज्यादा मिलेगा उसे। पहले अगर मिल रहा था कितना, आय 400 रुपया था, और जान लीजिए किसी भिन्न को अगर 100 से गुना कर देते हैं, वो प्रतिशत में चेंज हो जाता है। अब जरा काटना पीटना हम शुरू कर देते हैं। हमने देखिए सुन्ना से इस सुन्ना को काटा, इस सुन्ना से इस सुन्ना को काटा, और 4 से जो है हमने 80 को काटा, तो 20 हो गया। तो हमें समझ में आ गया कि उसकी आय में 20% का इजाफा होगा। इस तरह से 20% इसका उत्तर निकला। आशा करता हूं कि यह सवाल आपको संपूर्ण सही रूप से समझ में आ चुका होगा। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल बोलता है, एक वस्तु की अंकित कीमत 200 रुपए है। एक वस्तु की अंकित कीमत 200 रुपए है, ये 200 रुपया बोल रहा है। एक वस्तु की खरीद पर 5% की छूट मिलती है, मतलब एक आइटम खरीदेगा तो 5% की छूट होगी, एवं 2 वस्तुओं के खरीद पर 14% की छूट मिलेगी। तनुजा ने 3 वस्तु को एक साथ खरीदा, तो प्रभावी छूट कितना होगा, पूछ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस तरह से हम शुरू करते हैं कि पहले हम
एक वस्तु पे क्या बोलता है 5%। देखिए लिखने के तरीकों देखिए, ये सब खतरनाक ट्रिक्स है। दो वस्तु कितना है 14%। तो हम बोलते हैं कि तीन वस्तु पे कितना मिलेगा प्रभावी छूट। तो देखो भैया, तीन वस्तु पे 5% तो मिलेगा ही। एक वस्तु जब खरीदा 5% मिलेगा। 5 से 14 कितना परसेंट ज्यादा है ये हमें जानना है। 5 से 14 जो है ये आप भी जानते हो कि भैया 9% ज्यादा है। ठीक है ना, ये 9% ज्यादा है। ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं, प्लस मारते हैं। देखो ये तीन वस्तु पे क्या कर रहे हैं, 5% तो लिख दिया, प्लस लिखा। अब 9% करके हमें कितने वस्तु पे मिलेगा, हमें दो वस्तु पे मिलेगा। देखो ये 9% ज्यादा किसमें मिल रहा है, दो वस्तु में। टोटल खरीदा कितना, तो बटे मारा और 3 दे दिया। कितना वस्तु होगा, तो देखो 3 वस्तु के नीचे है, तो इसके लिए हमने 3 दिया। अब 3 से हमने 9 काट दिया, तो 3 हुआ। तो 3 दूनी 6% हुआ। 5% और 6% मिलके कितना हुआ, 11% हुआ। इस तरह से इस सवाल का उत्तर आपका 11% निकला। आशा करता हूं कि इस सवाल को समझ चुके होंगे। इसमें लिखने के ट्रिक्स को जरा ठीक से ध्यान से देख लें, ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। क्योंकि आजकल जो है इस तरह के सवाल का एक चला हुआ है। चलिए अब अगले सवाल पे आते हैं। बोलता है एक गांव की जनसंख्या 25,000 है। बड़ी अच्छी बात है, गांव की जनसंख्या 25,000 है और जिसमें 1/5 स्त्रियां हैं। उनमें से 5% पुरुष, 5% पुरुष जो है वो आपके अशिक्षित हैं। 40% महिलाएं अशिक्षित हैं। तो कुल शिक्षित लोगों का, किसका पूछा है, शिक्षित लोगों का प्रतिशतता ज्ञात करें। ऐसे लोगों को, ऐसे सवाल को देख के आप बिदक जाते हैं। सबसे पहले एक बात को समझ लीजिए, जवाब किस में है, जवाब देखिए सब प्रतिशत में है। तो नेचुरली इस 25,000 को निश्चित राशि का जो है इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसे हम अवॉइड करेंगे। ठीक है ना, इसलिए उसको चौकड़ी मार दिया। हमें क्या बोला गया है उस पर जरा ध्यान देते हैं। 1/5 स्त्रियां हैं। 1/5 का मतलब 5, देखो 1/5 का मतलब क्या होता है, ये एक लेडीज है तो 5 आदमी टोटल है। इस बात को हमें समझना होगा। 1/5 स्त्री है तो मतलब एक लेडीज है, महिला है, स्त्री है, और 5 कुल आदमी है। तो एक लेडीज है, 5 कुल है, तो पुरुष कितने होंगे, 4 पुरुष होंगे। ठीक है ना, इस चीज को समझिए, इसको इस तरह से लिखा। अब चूंकि मुझे प्रतिशत का सवाल करना है, तो देखो मैंने यहां पे एक जगह छोड़ दिया है, यहां पे जगह छोड़ा है, यहां पे जगह छोड़ा है, यहां पे जगह छोड़ा है। इसमें बीच में जगह क्यों छोड़ा, क्योंकि मुझे प्रतिशत का सवाल करना है। इसके लिए हमने एक शून्य करके दो शून्य सब में चिपका दिया। देखो 40% महिलाएं अशिक्षित है जो सवाल में दिया हुआ है, तो 60%, 40% अगर महिला अशिक्षित होगा, कुल महिला कितना है, कुल महिला 100% है। हिसाब 100% पे रखा जाता है। जब 40% इलिटरेट है, अशिक्षित है, तो 60% शिक्षित होगा। यह बड़ा सिंपल सवाल है।
दूसरा है, मुझे दिया है 5% अशिक्षित है। अगर 5% अशिक्षित है, इलिटरेट है पुरुष में, तो 95% शिक्षित होगा। अब देखो, मैंने जीरो, चूंकि सब प्रतिशत में कैलकुलेशन करना है, हमने 1 को 100 बना दिया, 5 को हमने 500 बना दिया और 4 को हमने 400 बना दिया। तो कहने का मतलब हमने पकड़ लिया कि टोटल 500 आदमी थे, जिसमें 100 महिला थी, जिसमें 400 पुरुष थे। अब 100 महिला में 60% शिक्षित है, हमें कुल शिक्षित का ज्ञान करना है। देखिए यहां पे हमें क्या निकालना है, कुल शिक्षित लोगों की प्रतिशतता निकालना है। तो हमने बोला भैया 100 में थे तो 60 महिलाएं शिक्षित हैं, और आपके जो है 95%, 4 से 95 गुना 4 किया, 95 गुना जब 4 किया हमने, ये 380 निकला। तो हमें पता चला कि 95 गुना 4 बराबर 380 पुरुष जो हैं वो शिक्षित हैं। अब 380 और 60 पुरुष और 60 महिलाएं मिलके आपको हो गई 440। सॉरी, रुपया नहीं होगा, ये रुपया का सिंबल कहां से मैंने दे दिया। ये 440 जन है, कितने जन में, 500 जन में बटे 500, ठीक है ना। फिर देखो यहां रुपया का सिंबल दे दिया, ये टाइपिस्ट यार, ये तो मरवाएगा मुझे। और देखो गुना 100 कर दिया। क्या है कि किसी भिन्न को अगर प्रतिशत से गुना करते हैं तो हो जाता है, झमेला खत्म हो जाता है। तो हमने इस शून्य से इस शून्य को काट दिया, इस शून्य से इस शून्य को काट दिया, और 5 से हमने 10 को काटा, ठीक है ना। तो 2 हुआ, 44 को 2 से गुना किया तो 88% उत्तर हो गया। इस तरह से इस सवाल का जवाब 88% हो गया। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। बोलता है कि 900 अधिकतम अंकों में से, 900 अधिकतम अंक मतलब मैक्सिमम मार्क्स 900 में, राम को 72% अंक मिला। अंग्रेजी में 900 अंग्रेजी में मैक्सिमम मार्क्स था, जिसमें राम को अंग्रेजी में 72% मिला। इतिहास का मैक्सिमम मार्क्स जो था, देखो यहां इतिहास दिया हुआ है, इतिहास में अधिकतम अंक जो था 700 था, और राम को जो है 80% मार्क्स मिला। बोलता है कि दोनों विषयों को मिला के राम को कितना प्रतिशत मार्क्स मिला, ठीक है। तो इसे कैसे करेंगे। पहला भाई 900 का 72%, 900 गुना 72 प्रतिशत, मतलब किसी संख्या को भिन्न, सॉरी, प्रतिशत संख्या को भिन्न में बदला जाता है तो 72/100 कर दिया। ये एक विषय का हुआ। फिर उसी तरह इतिहास का 700 अधिकतम है, मिला है 80%, तो 80 गुने 100। अब सीधा सीधा भैया है, 100 से इसको काटा, ठीक है। देखो मैं यहां औसत की प्रक्रिया भी कर रहा हूं, ये टोटल कुल मार्क्स मिला, ठीक है ना। तो हमें यहां पे हमने ये डंडा खींचा और अधिकतम मार्क्स क्या है, 900 प्लस 700 लिखा। तो ये हमने एक औसत की प्रक्रिया की, और ये एक भिन्न में चेंज हो गया। इस भिन्न को अगर प्रतिशत में मुझे व्यक्त करना है तो 100 से हमें गुना करना है, इसलिए हमने मध्यम ब्रैकेट गुण किया और गुना 100 कर दिया। तो देखो ये औसत में क्यों पढ़ रहा हूं, ये सवाल तो है प्रतिशत की उसमें होता है,
लेकिन इसके अंदर की प्रक्रिया जो है वो औसत निकालने की प्रक्रिया को मैंने किया है, इसके लिए इसको औसत में रखे हैं। तो हमारी कंफ्यूजन का तो जड़ भी तो वही है। हमें सवाल पढ़ के ये समझ में नहीं आता है कि यहां पे औसत की प्रक्रिया को लगाएं या प्रतिशतता की प्रक्रिया को लगाएं। यही मैं समझाना चाह रहा हूं। ये समझना, सवाल देखकर क्या करना है, ये एक अलग प्रक्रिया है और इसके लिए 4 प्रक्रिया को पहले सीखना पड़ता है। जो लोग कहते हैं कि मुझे गणित पढ़कर समझ में नहीं आता है कि करना क्या है, तो उसकी गणित कमजोर है। गणित कमजोर का मतलब क्या है? उसे एक चर समीकरण, दो चर समीकरण, लसा के सवालों को करना, मासा के सवालों को करना, ऐकिक नियम के सवालों को करना, इसका अनुपात के सवालों को करना, मतलब सवाल से कैलकुलेशन के रूप में करना, ये उसे पता नहीं है। और होता क्या है, लोग कहते हैं कि मुझे एसएससी सीजीएल देना है तो सीजीएल की पढ़ाई पढ़ने चल देते हैं, मुझे क्या कहते हैं टेट की पढ़ाई पढ़ना है तो टेट की परीक्षा देने निकल चलते हैं, और कुछ नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है कि सवाल को पढ़कर उसका हल कैसे निकाला जाएगा वही तो बाबा नहीं आता है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो फिर मैं इसलिए इन बातों को चर्चा करता हूं कि ये दिमाग में आपकी बैठने चाहिए। आपका समस्या क्या है? आपका समस्या छोटे में करना नहीं है, सवाल को देखकर सवाल को कैसे कैलकुलेशन में चेंज करना है और कैलकुलेशन को सही रूप में करना है, ये आपकी समस्या है। तो चलिए इसको करते हैं। 648 प्लस 560, 9 को 72 से गुणा करेंगे 648, 80 को 7 से गुणा करेंगे 560 बटे 1600 बराबर जो गुना 100। तो देखिए ये जो है बड़ा गुना है। 1208 को आपको फिर भागा देना है 16 से, क्या है कि सुन्ना सुन्ना आपने काट दिया है यहां पर। लेकिन अल्टीमेटली क्या है कि आधे मिनट के सवाल करने में ये थोड़ा सा आपके लिए कष्टदायक होता है। अब इसके लिए इसे हम दूसरे तरीके से भी करेंगे, जैसा मैंने पहले भी बात किया था। हम क्या करेंगे, हम देखिए 900 एक अधिकतम मार्क्स है, इस2 का सिंबल मारा 700, मतलब मैक्सिमम मार्क्स जो है इंग्लिश में, ये इंग्लिश है, ठीक है, ये इंग्लिश है, ईएनजी लिख देते हैं। 900 मार्क्स की अधिकतम की बात की गई है और यहां पर हिस्ट्री है तो हमने हिस्ट्री लिख दिया। ये देखिए ये खतरनाक विधि है, मतलब ये आप बड़े तेजी के साथ कर सकते हैं। और आपने 900 और 700 का ऐसे काट दिया। ये आप क्यों कर सकते हैं, क्या क्यों काट सकते हैं कि बेसिकली ये इस2 जो हमने दिया हुआ है इसका मतलब क्या है, आपने इन चीजों को ऐसे लिखा है, 900 बटे 700 लिखा है, ठीक है ना। जब ऐसे लिखा जाता है तो क्या करते हैं, हम सुन्ना सुन्ना को काट देते हैं। तो इसी के लिए आपने इस सुन्ना को इस सुन्ने को काट दिया, इस शून्य को इस शून्य को काट दिया। तो इसी तरह ये भी 9:7 हो गया, ठीक है ना। अब क्या बोला गया है, अच्छा ये हम काट रहे हैं, इसको दिखाए, सॉरी, कोई बात नहीं है। अब हम करते क्या है, 900 के नीचे 72% लिखे, हिस्ट्री के नीचे 80% लिखे, तो सीधी बात है भाई, 72% से 80% बढ़ा है ना, तो कितना परसेंट बढ़ा है, 8% बढ़ा है, ये तो हमें दिख गया। तो हम लिखते हैं 72% प्लस क्यों दिए, क्या है कि 8% बढ़ा है। अब 8% बढ़ा है, ठीक है ना, कितने में बढ़ा है, तो देखो हिस्ट्री का 7 है, तो हमने क्या किया, 8 गुने 7 लिखा। ये 7 कहां से आया, ये हिस्ट्री का 7 जो है इसको यहां पर हमने लिखा, ठीक है। अब बटे का सिंबल दिया, ठीक है, और हमने 9 लिखा, ये 16 लिखा। ये 16 कहां से आ गया,
ये 16 देखो भैया, 9 + 7, ये 16 कहां से आया? 9 + 7 कुल कितना था? 16 है, ठीक है ना? तो ये 9 + 7 16 हुआ, तो 7 × 8 56, 56/16, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। 8 से हमने 16 को काट दिया तो हमारे पास 2 बचा। अब 7 को अगर 2 से भाग देंगे तो कितना होगा? 3.1/2 होगा। 3.1/2 बराबर कितना होता है? 3.5%। तो 3.5% को हमने 3.5 लिखा, तो 72 + 3.5 मतलब 75.5%। देखिए यहां से जो है ये छोटे में हो जाता है, इसमें यहां जितने बड़े बड़े गुणे करने पड़ते हैं, 72 को 9 से यहां ऐसी कोई गुणा करने की जरूरत नहीं हुई। फिर आपको 1208 को 16 से यहां भाग देना हुआ, यहां ऐसी कोई परिस्थिति नहीं हुई, जिससे क्या होता है, समय जो है वो कम लगता है। इसलिए मैंने इस विधि का चर्चा किया है। तो जिन्हें इस विधि को समझ में आ गया वो इस विधि को अपनाएं, जिन्हें ये विधि ठीक से समझ में नहीं आ रहा है तो वो पुराने विधि को ही अपनाएं, क्योंकि समय थोड़ा सा ज्यादा लगेगा लेकिन सही रूप से सवालों को आप कर पाएंगे। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। अब पूछता है कि 12 संख्याओं का औसत 15 है और पहली 2 संख्याओं का औसत 14 है, तो शेष संख्याओं का औसत बताएं। बहुत ही सिंपल है। 12 संख्या का औसत 15 है, मतलब कुल कितना हुआ? 12 × 15। फिर बोलता है कि 2 संख्याओं का औसत 14 है, तो हमने 2 संख्याओं का 14, अच्छा माइनस घटाने का रह गया है, जरूर घटाया हूंगा मैं। माइनस नहीं दिया क्या? हाँ दिया है। देखिए 12 संख्या का औसत 15 है, मतलब कुल संख्या कितना है? 12 × 15। फिर बोलता है पहली 2 संख्याओं का औसत 14 है, तो -2 × 14। 12 संख्या से पहली 2 संख्या, तो 12 - 2 यहां लिखा मैंने बटे, ठीक है ना? बोलता है कि शेष संख्याओं का औसत क्या है, तो हमारे पास जो है यही आया, तो 180 - 28 हुआ और बटे 10 हुआ, 12 में से 2 गया, तो 180 से 28 जाएगा तो 152 होगा, बटे 10 होगा, तो 15.2 आंसर हुआ। तो इस तरह से इसका आंसर आ गया। तो ऐसे ही ये छोटा था तो भी मैंने इसको इस दूसरी विधि में भी कर रहा हूं। तो 12 है, इष्टु क्या है? देखो 2 है, 12 संख्या है और पहली 2 संख्या है, तो ठीक है ना, इसलिए 12:2 लिखा। और हमें टोटल कितने संख्या है? 12 में से 2 घटाया तो 10 हुआ, ठीक है। अब हमने क्या किया, 12 को काटा तो 6 हुआ, 2 को काटा, 10 को काटा, इस तरह ऊपर 6 लिखा, ऊपर 1 लिखा, ये 5 लिखा। क्यों? 5 दूनी 7, 2 1 कम 2, 6 दूनी 12। अब देखिए 12 का औसत क्या है? ये औसत संख्या है, ये औसत संख्या है, तो ये औसत जो है 15 है। 12 का औसत 15 हमने लिखा, ठीक है। फिर उसी तरह 2 संख्या का औसत कितना? 14 दिया है और 10 संख्याओं का औसत तो पूछा है। तो देखो 14 से 12, 2 संख्याओं का 14 था और 12 संख्याओं का 15 है, मतलब 14 से 15 हुआ है। तो 14 से 15 हुआ है तो मतलब 14 से दूसरा जो 10 संख्या है उसका औसत जरूर ज्यादा होगा, इसलिए 14 के साथ हमने प्लस लिखा। लिखने के बाद जो है
हमने कितना बढ़ा है, तो 1 बढ़ा है। 1 कितने संख्या में बढ़ा है, तो हमने गुना लिखा कि 6। ये 14 से 15 जो हुआ है कितने संख्या में हुआ है, 6 संख्या में हुआ है। ठीक है ना। और कितने संख्या के चलते हुआ है, तो 5 संख्या के चलते हुआ है, तो बटे हमने 5 कर दिया। ठीक है। तो देखो सीधी बात है, 6 को अगर हमें भाग देना है, 6 को अगर हमें भाग देना है 5 से, तो सीधी सीधी चलो 5 से भाग दे के देखते हैं। तो क्या होगा, 5 एकम 5 होगा। ठीक है। और 6 से जब 5 घटाया तो 1 होगा। अब दशमलव की हम दशमलव गिराएंगे, यहां 0 होगा और 5 दूनी 10 होगा। तो इस तरह से जो है ये आपका भाग लगेगा, या हम बोल सकते हैं ये 1.2 होगा। तो 14 प्लस 1.2 कितना हुआ, 15.2 हुआ। अब देखो यहां पर अगर देखा जाए सही में, ये छोटा था, ये छोटा था, ये थोड़ा सा बड़ा टाइप का हो गया। ठीक है ना। यहां पे भाग 180, या 12 को 15 से 180 अब ऐसे ही गुना दे देते हैं, 14 दूनी 28। तो मैं इसलिए दोनों को क्यों रखा, मैं इस बात को बोलने की कोशिश कर रहा हूं। ये देखते ही तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि भैया मैं इस प्रोसेस में जाऊं या इस प्रोसेस में जाऊं, क्योंकि जगह जगह पर कोई ना कोई प्रोसेस हल्का, कोई ना कोई प्रोसेस भारी हो जाता है। ठीक है। ये सच्चाई है। चलिए अब अगले सवाल को चलते हैं। अगला सवाल है, एक आदमी 5 शर्ट, क्या है, एक आदमी 5 शर्ट जो है 450 रुपये प्रति शर्ट के दर से खरीदता है। 4 पैंट जो है 750 रुपये प्रति पैंट की दर से खरीदता है। फिर 750 प्रति जैकेट की दर से 12 जैकेट खरीदता है। तो बताएं कि उस व्यक्ति ने प्रति आइटम किस औसत रेट से चीजों को खरीदा। तो भैया ये औसत का ही सवाल है। पहले वाले सवाल में खरीद के उसने बेचा था, तो कितना प्रतिशत लाभ भी जोड़ेगा ये भी पूछा था। इसमें खाली पूछा है कि औसत रेट बताइए। तो सीधी बात है, हम क्या करेंगे, 5 शर्ट खरीदा, 5 लिखा, 450 रुपए के रेट से खरीदा, गुना 450, प्लस मार दिया। 4 पैंट खरीदा, 750 रुपए के दर से खरीदा, गुना 750, प्लस मार दिया। फिर है कि 12 जैकेट खरीदा, 750 के रेट से खरीदा। ठीक है, बटे कर दिया, कितना था, 5 पैंट खरीदा, प्लस 4 शर्ट खरीदा, प्लस 12 जैकेट खरीदा, यही हुआ ना। तो जोड़ते हैं। ठीक है। तो 450 को 5 से गुना किया, 2250 हुआ। 4 को 750 से गुना किया तो 3000 हुआ। फिर 750 को 12 से गुना किया तो 9000 हुआ। और नीचे 12 4 16 25 21 हुआ। तो इस तरह से हमें जो मिला वो मिला कि आपका 9000 और 3000, 12000 और 2250, 14250 को जब 21 से भागा दिया तो 678.5 हुआ। एक तो बात बोलूंगा कि ये थोड़ा सा जो देखने में सिंपल लगता है, लेकिन यहां पर जब हमें आपको 9 3 12 14250 से, मतलब 14250 से को जब आप हकीकत में 21 से भाग देने जाएंगे, ठीक है ना, तो 5 2 7, 4 11, 1 12, 12 3 से तो कटेगा। यहां पे 21 से जरा करके देख लेते हैं भाई। तो 3 सत्ते 21 हुआ। ठीक है। और यहां हुआ 3 चौके 12, फिर हुआ 3 सत्ते 21,
3 पचे 15 और 0। अब इसको फिर 7 से भागा देके ये आपको दशमलव में आएगा। थोड़ा सा तकलीफ होगा, बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अब दूसरा तरीका अपनाते हैं। दूसरे तरीके में क्या करेंगे, 5 शर्ट है, इस टू आपका 16 जो है, 4 पैंट भी 750 रुपए का है, 12 जैकेट भी 750 रुपए का। क्योंकि दोनों का कीमत 750 रुपए है, तो 12 4 हमने 16 लिख लिया, 5:16 लिख लिया। अब 5 के नीचे 450, 16 के ऊपर 750, 450 से 750 कितना बढ़ा है, 300 रुपया। तो 450 प्लस हमने किया 300 रुपया बढ़ा है। 300 रुपया बढ़ा है कितने में, 16 में, और कुल कितना है, 21 है। ठीक है ना। तो हमें क्या हुआ, 1600 बटे 7 हो गया, हमने 0 0 काटा और 3 सत्ते 21 किया। ठीक है। और 16 तिया ये 100 हो गया ये। तो 16 से जो हमने काटा तो 2.285 हुआ। तो 450 बटे 228.5, ये भी 678.5। एक चीज समझ में आया, बहुत सारे जगह में जानबूझ के मैंने करके आप लोगों को दिखाया कि सुपर फास्ट ट्रिक्स बोला गया, खांटी मेथड बोला गया, लेकिन बेसिक उसका कुछ नहीं है, दोनों ही बराबर होता है। ये जानबूझ के मैंने दिया क्योंकि बहुत सारे चैनल में इन चीजों को दिखाया जाता है। आप कब समझेंगे, जब दोनों चीज आपके सामने रहेगा, दोनों चीज को खुद करने जाएंगे, तब आपको समझ में आएगा कौन सा ज्यादा सही है, कौन सा ज्यादा गलत है। तो आशा करता हूं कि चीजें आपने एकदम सही रूप से समझा होगा, चीजों को आप सही स्थिति से देख पाए होंगे, जो अत्यंत जरूरी है। काफी धन्यवाद, आप लोगों ने समय दिया। साथ ही साथ मैं बोलूंगा कि जो अभी तक मुझे अपने दोस्तों में से शेयर करें, और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य सब्सक्राइब करें। ये सही है कि बीच में मैं रेगुलर नहीं था, अब मैं भरसक कोशिश करूंगा कि रेगुलर रह सकूं। ओके देन, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।